हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस दरबार इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 अक्टूबर है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखने वाले हैं बिकॉज आज बहुत अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ जो आपके न्यूज़पेपर के पेज में से है। और ये जो है न्यूज़ वो इन्फेंट मोर्टेलिटी को लेकर के है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में सेक्स रेशियो बढ़ा है, यानी कि बेहतर हुआ है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो भी कम हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो बच्चे 1 साल के अंदर ही जिनकी मृत्यु हो जाती है उसकी भी संख्या में जो मृत्यु होती है वो अब नहीं हो रही है, यानी कि इन्फेंट की स्थिति में सुधार आया है। और दूसरा जो सेक्स रेशियो है वो भी बढ़ा है। तो 2019 में 1000 मेल पर 920 फीमेल हुआ करती थी, ठीक है, जो बर्थ का रेशियो था। बट अभी 2020 की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये 933 हो गया, यानी 933 लड़कियां 1000 लड़कों पर हो गई हैं। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन वाइल हैज़ डिप्ड फ्रॉम द 24.19 टू 20.37। अब ये डाटा आपको कैसे काम आ सकता है? देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब भी आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं या बच्चों के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, तो वहाँ पर आप ऐसे डाटा को यूज़ कर सकते हैं कि अब अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है। ये रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन दिल्ली जो 2020 का रिपोर्ट आया है उसमें ये सारी बातें सामने आई हैं। तो इससे क्लियर कट ये पता चलता है कि सोशल अवेयरनेस बढ़ा है और ये इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट प्राइड। ये अच्छी बात है कि लड़कियों के जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी आवश्यकता भी पूरे देश में है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप एक जगह पे नोट डाउन ज़रूर करें। प्रीलिम्स में डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है इस न्यूज़ से। इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी पर सवाल पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट आ सकता है कि बढ़ा है या घटा है। ऐसे में आजकल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, तो इसको दिमाग में रखेंगे। अगला न्यूज़ है विल डिस्कस कोविड रिकवरी क्लाइमेट चेंज इशू एट G20 COP26। तो जैसा मैंने कई बार डिस्कशन में अभी बताया है, G20 मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई, 29 से 31 तक ये चलने वाला है। और ये जो पूरा डिस्कशन होगा वो किस किस मुद्दों पर होगा, कई बार बताया मैंने आपको कि एक तो क्लाइमेट चेंज का इशू जो है वो रहेगा ही रहेगा, कोविड रिकवरी का भी एक फैक्टर वहाँ पर रहेगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान को लेकर के जो इश्यूज़ हैं उस पर भी बात करने वाले हैं मोदी जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये समिट। यहाँ से क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगली बार पूछ लिए जाएं, या अभी जो भी छोटे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें भी क्वेश्चंस वगैरह बन सकता है कि कहाँ पर ये समिट हुआ है, क्या क्या टॉपिक रहा, क्या क्या मुद्दा रहा। और जब ये पूरा डिस्कशन समाप्त होगा तब तक और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास होंगे, ठीक है ना। तो इंडो पैसिफिक ओशन में जो इंडिया के ग्रेट इनिशिएटिव्स हैं या और क्या क्या आगे प्लानिंग हो सकती है, इन सब चीज़ों को लेकर के भी बात होने वाली है। बहुत बड़ा ये पूरा डिस्कशन है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात इतनी ही है। अगला न्यूज़ है गवर्नमेंट टू स्टेट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपका एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन सब से मैच करेगा। तो गवर्नेंस की आप बात करें तो वहाँ पर भी आप ऐसे डाटा को यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कि उनको कहा है कि फोर्टिफाइड राइस जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। फोर्टिफाइड राइस क्या होंगे? ऐसे राइस जिसको कि डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, जिसमें कि विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई होगी या कोई अलग तरीके का न्यूट्रिशन बढ़ाने की कोशिश की गई होगी। तो सेंटर के द्वारा ये कहा गया कि फोर्टिफाइड राइस का मिड डे मील्स में इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, और इसीलिए जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लियर कट स्टेट को लिखा है कि आप इनका इस्तेमाल बढ़ाएं अपने यहाँ पर, मिड डे मील्स में फोर्टिफाइड राइस को ही दिया जाए, ताकि बच्चों के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं और वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए। बिकॉज़ एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, ये आपने सुना होगा। तो स्वस्थ शरीर कब होगा? जब आप अच्छा खाना खाएंगे।
अगर मिड डे मील अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के भूख को ख़त्म करने में, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। लेकिन अगर मिड डे मील को बहुत ही लाइटली ले लिया जाए कि कुछ भी खाना बना दिया जाए, पैसे बचा लिए जाएं, ये सब खोने लग जाए, तो क्या होगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और बच्चे ही हमारा भविष्य होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी बहुत कोशिश ये कर रही है कि ऐसे बेसिक लेवल पर आंगनवाड़ी हो गया या आपका स्कूल हो गया, मिड डे मील प्रोजेक्ट्स हो गए, इन सब के थ्रू बच्चों को अच्छे से मील्स पहुंचाया जाए, अच्छे से न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाएं। इसीलिए फोर्टिफाइड राइस का भी कॉन्सेप्ट आया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो राइस होगा उसी में विटामिन्स वगैरह को बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर बच्चे खा तो रहे हैं राइस, लेकिन उनको बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाएगा, और इसको इम्प्लीमेंट करने पर अब जोर दिया जा रहा है। ओके, अगला न्यूज़ है, नेपाल आर्मी चीफ टू विजिट इंडिया इन नवंबर टू बूस्ट टाइज। देखिए ये न्यूज़ कैसे हमारे काम आएगा, इंडिया नेपाल रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा कि कैसे हम अब रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं। नेपाल से भी अगर कोई आर्मी चीफ यहाँ पर विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिया के साथ अपने अच्छे संबंध को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में देखा गया कि उतार चढ़ाव बहुत आते रहे हैं नेपाल के साथ, रिलेशंस जो है वो अप्स एंड डाउन्स रहा है। तो अभी अगर बायलैटरल डिफेंस टाइज पर फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट आकर के मिल रही हैं एक दूसरे से, तो इससे ये समझ में आता है कि रिलेशन जो है वो अच्छा होने की तरफ है। अगला न्यूज़ है कि मुल्ला पेरियार वाटर लेवल एट 139.5 फीट टिल नवंबर 11 डायरेक्ट एससी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को कहा कि जो डैम का पानी है वो इतना ही रहना चाहिए, ये ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि केरला में अभी भी बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स राइज हो गए हैं। बाढ़ की वजह से वहाँ पर अक्सर हर साल ही बहुत तबाही हो जाती है, और इसको लेकर के फाइनली सुप्रीम कोर्ट बीच में आई है कि भाई आप वहाँ पे जो भी कंसल्टफुल मेजर्स हैं उसको लें। तो मुल्ला पेरियार डैम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। 123 ईयर पुराना है ये डैम, ठीक है, और ये बनता कहाँ पर बना हुआ है, तो कॉन्फ्लुएंस है मुल्लार और पेरियार रिवर का। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये डैम किस पर है, तो इसके नाम में ही इसका आंसर है, मुल्लार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर ये डैम बना हुआ है, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो स्टेट पूछा जाए तो केरला याद रखना है। डैम को क्यों बनाया जाता है, जाहिर तौर पर वाटर को रिजर्व करने के लिए, पीने योग्य पानी वहाँ से पहुँचाया जा सके, इरिगेशन में इसका इस्तेमाल हो सके, तो इसके लिए रिजर्वॉयर बनाए जाते हैं। लेकिन इस कई बार क्या होता है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से यही काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, और कहीं ना कहीं केरला में लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो इसके लिए न्यूज़ जो है, करंट का न्यूज़ वो भी ध्यान रखेंगे, जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसको भी अपने दिमाग में रखना है। पेरियार रिवर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला का, ठीक है, इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहते हैं, काफ़ी डिस्प्यूट भी चलता रहता है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, शिवागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है पेरियार रिवर। पेरियार नेशनल पार्क भी यहीं पर है, ठीक है। तो स्टेट वगैरह याद रखना है, ओरिजिनेशन कहाँ हो रहा है, वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेशन हो रहा है शिवागिरी हिल पर, ये भी याद रखना है। इसके ट्रिब्यूटरीज में से एक है मुथिरा पूजा, मुलायर, ये सब इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं पेरियार की ही, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया और यूके का ट्राई सर्विस एक्सरसाइज खत्म हो गया। यानी इंडिया और यूके का ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो रहा था, इसका नाम था कोंकण शक्ति 21। 2021 में हो रहा था, तो कोंकण शक्ति 21, और ये बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, इसमें इंडिया और यूके ने पार्टिसिपेट किया था। अगर पूछा जाए कोंकण शक्ति किसके किसके बीच में था, तो इंडिया और यूके के बीच में ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था, जो कि भी एंड हुआ है। कहाँ पर हुआ, तो अरेबियन सी में इसको किया गया, परफॉर्म किया गया। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। अब अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल हम बात करने जा रहे हैं द न्यू इकोनॉमिक स्क्रैबल, ठीक है। इसका मतलब, स्क्रैबल का मतलब क्या होता है, मतलब खुरचना ना, टूट फूट जाना, इस टाइप से। तो अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आई हैं और क्या परेशानियां हैं, आगे क्या परेशानियां हो सकती हैं, उसको लेकर के इन्होंने बताया है। इंडिया में स्टार्टअप जो है
वो जिस तरीके से ऊपर गया लगातार, और अभी हालांकि उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन जैसे कि ओवरऑल फॉरेन इंटरेस्ट और ग्रोथ फंडिंग ये सारी चीज़ें हुई लगातार, तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत, आप इसको मैच्योर या फिर सेफ नहीं कह सकते हैं, है ना. बट वी बिलीव दैट 3 acts of entrepreneurship from 5 years ago, Jio, UPI and GST have covers to accelerate our ecosystem, startup ecosystem. तो ये जो 3 स्टेप्स रहे हैं जियो और यूपीआई और जीएसटी में एक्सप्लेन करेंगे इसको कि ये क्या है. इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इकोनॉमिक कहीं ना कहीं बैलेंस को क्रिएट करने में. तो देखिए क्या क्या है ये यूपीआई, ये जियो है. जियो के बारे में अगर हम बात करें तो जियो की वजह से इंटरनेट सर्विस काफ़ी कम कॉस्ट पर लोगों को दिया गया, राइट. जीबीज काफ़ी दिए गए लोगों को, काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ. दैट इंडियाज़ पर जीबी इंटरनेट डाटा कॉस्ट आर जस्ट 3% ऑफ दोज इन द यूएस. अब अगर बाहर के देशों से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया में ये लोगों को वाइड लेवल पर जियो के द्वारा इंटरनेट डाटा वगैरह प्रोवाइड करवाया गया, इससे स्टार्टअप वैल्यूएशन जो है वो क्रिएट हुआ है, राइट. मोस्ट इंडियन टॉल इन द लो प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन. अफोर्डेबल डिजिटल कनेक्टिविटी इज ट्रांसफॉर्मिंग 75 crore of them into the consumer, entrepreneurs, एम्प्लॉयज़ एंड सप्लायर्स. तो डिजिटल कनेक्टिविटी जो होती है, अगर अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी है तो वो हर किसी को फ़ायदा पहुंचाती है. जैसे आप मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन आपका इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो आप शॉपिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपका इंटरनेट अच्छा आ रहा है, लेकिन जो सप्लायर है उनका अच्छा नहीं है, वहाँ पर साइट चली नहीं रही है, रुक रुक करके चल रही है, तो क्या उनका फ़ायदा होगा? नहीं होगा. तो डिजिटल कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, जितना अफोर्डेबल होगा, उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर एंटरप्रेन्योर्स इन सभी को फ़ायदा मिलेगा. ठीक है. अब यूपीआई की बात करें तो आपने देखा कि जब कोरोना का समय आया या इससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन का टाइम आया था, तो कैश पर काम बहुत कम हो गया और भारत में बहुत वाइड लेवल पर जो आपकी एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने यूपीआई को, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस को इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है कि गूगल ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा है कि हाँ, यूपीआई का जो स्टेप है ये बहुत ही अच्छा है. फिर आधार से लिंक कर देना, कैशलेस बना देना पूरे सिस्टम को, इसने बहुत जगह पर हेल्प किया. जैसे कि एक तो जो कैश ऑन डिलीवरी होती थी उसमें बहुत इनएफिशिएंसी होती थी या रिलायबिलिटी नहीं होती थी. जैसे अगर मान लीजिए आप सामान लेकर के गए हैं, सामने वाले लेने से मना कर दिया, उनके पास कैश नहीं है, ऐसे दिक्कत है, तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो जाता था जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं उनका. लेकिन यूपीआई ने इसको काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर दिया. जीएसटी की बात करें तो जीएसटी ने ऑब्वियसली बहुत अलग काम किया है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, राइट. तो इंडिया की बात करें, इंडिया में जो इकोनॉमिक ट्रेजेडी है वो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है. सेकेंड 5 year प्लान लाया गया था 1956 में. तब काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हुआ करती थी और उसकी वजह से कॉस्टिंग काफ़ी कम आती थी, तो कंपनियों का बहुत फ़ायदा उस समय में नहीं होता था. एंड जीएसटी अटैक्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंसेंटिवाइज द लॉ अबाइडिंग सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन. तो इसमें क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको कम किया जीएसटी ने और इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया. ठीक है ना. जीएसटी के आने से जो टैक्सेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा ईज़ हो गया. इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरना नहीं पड़ा और हर किसी का कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ. और इंडिया में इसी की वजह से सारे इतने फैक्टर्स रहे अलग अलग कि ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इकोसिस्टम का वैल्यूएशन जो है वो बढ़ा है और आगे 2025 तक इसके और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है. ऐसा इन्होंने पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक डाटा को बताते हुए कहा है. गांधी जी ने ऑब्वियसली एक बात कही थी, वेयर द वीकेस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी एज द स्ट्रॉन्गेस्ट. डेमोक्रेसी का क्या मतलब है गांधी जी के अनुसार? जहाँ पे वीकेस्ट के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी जितना कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के पास होती है, तो वही देश आगे बढ़ेगा और उसी को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा सकता है. तो इसको साबित करने की बहुत हद तक कोशिश की जा रही है भारत में, हालांकि भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू सो मच. कल फिर मिलेंगे. थैंक्स लॉट. कीप स्टारिंग.